हेलो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और काजल आ गई है आपके साथ अनेक रूप मोह के कहानी का तीसरा भाग लेकर। अभी तक आप सुन चुके हैं शारदा अपने पति के साथ दर्शना के घर आई। दर्शना के पति भी वहीं हैं, सब नाश्ता कर रहे हैं और शारदा ने शशि से बात करनी शुरू की। आगे सुनते हैं। मम्मी जी, शशि के लिए लड़की देखने नैनीताल चलना है। कल 10 बजे की गाड़ी है। बातों ही बातों में पता चला कि शशि ने आपको ज़रूर दिखाने को कहा है। अगर मम्मी जी को पसंद आ जाए तो मैं शादी कर लूँगा। मेरी चॉइस मम्मी जी को पता है। शशि की मातृभक्ति की प्रशंसा करते हुए दर्शना के पति बोल उठे, वाह, मान गए भाई, बेटा हो तो शशि जैसा। मगर एक बात बताओ मैडम, आजकल तुम दोनों बात नहीं करते आपस में? शशि से लड़ाई चल रही है क्या? दर्शना दिल में कट कर रह गई। कोई जवाब नहीं था उसके पास। उत्तर शारदा ने दिया, मम्मी जी, शशि भैया की बात नहीं मानती हैं ना, इसीलिए वो नाराज हो। ऐसा मत करो जी, तुम्हें हमारी कसम, शशि की बात मान लिया करो। उस बेचारे का दिल तोड़ोगी ना तो भगवान भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। और फिर उसकी खुशी भी तो कितनी है, छोटी सी, उसके जैसी ही भोली और मासूम। दर्शना के पति की इस बात पर सब हंस पड़े और दर्शना जैसे लाखों बिच्छू डंक मारते हों, ऐसी वेदना से आहत होकर वहाँ से उठने को, भागने को तैयार होते। उसका दिल हो रहा था कि जल्दी से उठकर भाग जाए। शशि के जिक्र पर घर के सभी लोग आनंदित होते थे और दर्शना घबराती थी। ऐसे प्रसंगों पर या तो वो बात टाल जाती या किसी काम के बहाने से उठ जाती। उसे उठती हुई देखकर डॉक्टर बाबू ने टोका, आप कहाँ चली मम्मी जी? नैनीताल की प्लानिंग भी तो करनी है। अभी आई कहकर दर्शना ऊपर भाग गई। कमरे में पलंग पर गिर पड़ी कटे पेड़ जैसी, अशक्त और निस्तेज होकर। नीचे सभी बातों में तल्लीन थे। हंसी कह कह के बीच उसने पतिदेव के शब्द सुने, सचमुच दर्शना को मैं भी शायद उतना नहीं चाहता होऊंगा जितना कि शशि। उसका प्यार तो बड़ा अनोखा है, बहुत ऊंचा और उतना ही गहरा। दर्शना का रोम रोम तड़प उठा सुनकर। धिक्कारने लगी उसकी आत्मा उसे। इतने उदार दिल पति से तू छल कर रही है, विश्वासघात कर रही है सारे परिवार के साथ। मगर मैं क्या करूं? अनचाहे भी सम्मोहन की डोर से बंधी बही चली जाती हूँ। न जाने कैसा चुंबकीय आकर्षण है कि उसके सिवा कुछ और सूझता ही नहीं मुझे। विचारों की गहरी खाई में हमेशा की तरह गर्क होने लगी दर्शना। तभी शारदा आई और ज़बरदस्ती उसे वहाँ से उठा कर ले गई। पता चला कि वो दोनों शशि के यहाँ जा रहे हैं। नीलू के पापा ने आग्रह किया और उसे भी साथ जाना पड़ा। अंतर दिल से तो वो यही चाह रही थी। छत से कूदने के बाद शशि की कुशलता जानने को उसका दिल बहुत व्याकुल बना हुआ था। नैनीताल वाली लड़की भी रिजेक्ट हो गई और उसके बाद 2-3 और भी देखी गईं। मगर जब भी दर्शना निर्णय सुनाने लगती तो शशि के शब्द उसके कानों में बज उठते, तुम्हारी हूबहू कार्बन कॉपी हो तभी हाँ करना, वरना तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अपन तो शादी इसी शर्त पर करेंगे। हाँ, अब अपने जैसी दूसरी कहाँ से लाए दर्शना? शशि के ताऊजी ब्याह की उतावली करते, मगर शशि अपनी शर्त और जिद पर अड़ा था। एक दिन उसने शशि से बहुत सख्ती से पूछा तो वो बोला,
मेरे जीवन में खुशियों की बहार सिर्फ एक से ही आ सकती है, और वो हो तुम, सिर्फ तुम। अब फैसला तुम्हारे हाथ है। मुझे घुट घुट कर मर जाने दो या तुम्हारा परिवार पाल लो। शशि, वो चीखी, पर वो सपाट लहजे में बोलता गया, मुझे कहने दो। तुम मेरी जिंदगी में आई, मुझे पागल किया, और अब अकेले मरने को छोड़ दिया। बताओ बताओ, क्या करूं मैं? दीवारों से सिर फोड़ूं या गली चौराहों पर तुम्हारी बेवफाई के गीत गाऊं? मेरे जीवन को सदाबहार बनाने के तुम्हारे आश्वासन, वो सब्ज बाग, वो सब झूठे थे। तुम इस तरह मुझे जलाकर खुशी नहीं रह सकोगी। शशि, आखिर तुम चाहते क्या हो? दर्शना हथियार डाल देने वाले अंदाज में बोल उठी। इस पर होंठ चबाता हुआ शशि बोला, मैं क्या चाहता हूँ बता दूँ? मैं चाहता हूँ मेरी चाहत पर मेरा एकाधिकार। स्पष्ट कहूँ, सुन सकोगी? तुम केवल मेरी ही रहो, किसी दूसरे का कोई दखल, कोई हक ना हो तुम्हारे तन मन पर। मैं अपनी चाहत को परायों के लिए नहीं छोड़ सकता, समझी? तुम ये क्या कह रहे हो? दर्शना हड़बड़ाकर इतना ही कह सकी, मैंने तुम्हें माँ की ममता दी। तुम्हारे रूखे सूखे रेगिस्तानी जीवन में वात्सल्य की सौरभ बिखेरी। न सिर्फ मैंने, बल्कि मेरे समस्त परिवार ने तुम भाई बहनों को अपनाया, उसका यही नाम। बहुत बढ़िया उपकार का फल दे रहे हो हम सबको। ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। तुम और तुम्हारे प्यारे प्यारे परिवार की इज्जत चुटकियों में मसल सकता हूँ। हाँ, साफ साफ सुन लो, तुम्हारा तन मन धन सब मेरे पास गिरवी रखा है। इज्जत आबरू चाहती हो तो मेरे कहने पर चलो, नहीं तो क्या होगा? क्या कर लोगे तुम मेरा? दर्शना उसे जलती दृष्टि से देखती हुई पूछ रही थी, और कुटिलता से हंसता शशि बोला, तुम्हारा क्या करूँगा मैं बस अपने को ख़त्म कर लूँगा। तो इसमें तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्यों? ठीक है ना? दुखती रग को छेड़कर उसका परिणाम देखने को उसने दर्शना के चेहरे की तरफ देखा। सैकड़ों मधुमक्खियाँ एक साथ चिपट गई हों, इस तरह दर्शना तड़पी। मेरा सर्वस्व लेकर भी तुझे तसल्ली नहीं हुई जालिम। तू जानता है कि तेरा अमंगल में सह नहीं सकती मेरी इस कमजोरी को, चाहे जैसे भुना ले। मरने की धमकी देकर और क्या कराना बाकी रह गया है मुझसे? दर्शना सिसकती हुई पूछ रही थी। फैसला, दो टूक फैसला करना होगा तुम्हें। मेरी भलाई चाहती हो तो तुम्हारे परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए मेरी बन जाओ। वैसे भी तुम्हारे नाम के प्लॉट, मकान, जायदाद के ऊपर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। सभी दूसरों के नाम पर ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। जिसमें तुम्हारा प्यारा परिवार अभी रह रहा है ना, ये मकान भी गिरवी है। ऐसी हालत में तुम ही सोच लो क्या करना है। तुमने कागजात मांगे और मैंने सहज भाव से दे दिए, इसका तुमने खूब लाभ उठाया। व्यंग से चुपते स्वर निकले उसके मुंह से। जल्दी समझ आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। शशि आज पूरा ही निर्मम बना हुआ था। आगे बोला, तुम्हारे पति महाशय और बेटे बेटी सारे फोटो देखकर तुम्हें खुद ब खुद धक्के मार मार कर निकाल देंगे यहाँ से, और ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। इसलिए बैंक की पासबुक और जेवरात लेकर इस शुक्रवार तक मेरे मकान पर आ जाना। हतबुद्धि दर्शना चीख भी ना सकी। भयंकर दुख और पीड़ा से उसका हृदय फटा जा रहा था। शशि के विश्वासघात पर उससे कुछ कहे उतनी शक्ति भी उसमें नहीं बची थी। अपने मान सम्मान, पूरे परिवार और बच्चों की दुर्दशा का चित्र उसकी कल्पना में बुतही तस्वीरों के समान तैर गया। अथाह शोक एवं पछतावे के भाव से उसकी छाती बैठ गई। वो बेंच पर निढाल सी बिखर गई। इस समय वो दोनों एक पब्लिक पार्क में बैठे हुए थे।
वशीकरण के जादू से बंधी हुई दर्शना शशि के बुलाने पर तुरंत पहुंच जाती थी। शशि कुछ क्षण उसके पीले पड़ते हुए चेहरे को देखता रहा, फिर उसका माथा सहलाता हुआ बड़े कोमल शब्दों में बोला, इतनी कायरता क्यों? आखिर आखिर मैं धन दौलत जायदाद का लालची नहीं हूँ, मगर तुम्हारी चीज़ें दूसरों के काम क्यों आए? और फिर जब तुम्हें उस घर में रहना ही नहीं है तो चिंता क्यों करती हो? ओह, तुमने निर्णय भी ले लिया, मगर ये सब कैसे होगा? सुनो, मैंने सारी स्थिति वकील के साथ बैठकर तय कर ली है। तुम मेरे मकान में मेरी किराएदार बनकर रहोगी, समझी? कानूनी कागज़ों की किराएदार और मेरे जीवन तन मन की मालकिन, है ना? इतना कहकर वह बेतहाशा हंसने लगा। दर्शना मूड बनी उसको देखती रह गई। शशि मेरी तस्वीरें सबको दिखाए, सबके सामने मैं जलील हूँ, उससे अच्छा तो यही रहेगा कि मैं शशि के घर नहीं कहीं और चले जाऊँगी। मगर मेरी संपत्ति जायदाद सब इसके कब्जे में है। ठीक है, लोगों की नज़रों में तो मैं इसकी किराएदार रहूँगी, उसमें तो कुछ अशोभनीय भी नहीं लगेगा ना। मगर बसी बसाई गृहस्थी, इतना सम्मान प्यार देने वाले परिवार को, अपनेपन से भरे पति को, बेटी बहू को छोड़कर कैसे जाऊं? उनसे क्या कहूं? दर्शना विचारों की उधेड़ बुन में लगी थी। महंत जी की पूर्व में की गई भविष्यवाणी उसे याद आ रही थी। उसे याद आ रही थी 6-7 महीनों में ही जीवन की धारा कितनी परिवर्तित हो चुकी थी। वह उसके मुख पर आते जाते भावों को ध्यानपूर्वक देख रहा था। अपने स्वर को तीखा बनाकर बोला, अगर मुझे मेरी चाहत नहीं मिली ना, तो मैं रास्ते की सारी बाधाओं को सुख की नींद सुलाना भी जानता हूँ। फिर जो चाहे सजा हो, चाहे फांसी हो। उसके चित्त में जैसे भूचाल आ गया। एड़ी से चोटी तक कांप उठी दर्शना। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जैसे तैसे करके उठी। चलते चलते शशि बोला, हाँ तो फिर फाइनल हुआ, शुक्रवार को तुम आ रही हो। इतना कहकर पास खड़ी अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और हाथ हिलाता नज़रों से ओझल हो गया। आजकल दूसरों के सामने चरण स्पर्श करने का नाटक तो करता है, मगर अकेले में अधिकार भरा रोबिला व्यवहार करता है। ठंडी सांस भरती दर्शना अपने कदम उठाती हुई आगे बढ़ी। पैरों के साथ साथ उसका दिमाग भी सक्रिय था। शशि जो कहता है अगर वैसा ही कर दिखाए तो? है भी तो बड़ा जुनूनी, लड़कों की हत्या तक करा सकता है और उनको भी तो ख़त्म कर सकता है। रिवॉल्वर भी तो है इसके पास। इसे तो ना डर है न लाज शर्म। कहता है युद्ध में प्रेम में कुछ भी अनुचित नहीं है। प्रेम? हाँ, प्रेमी तो पक्का है वो। अपनी हट पर चाहे जो कर गुजरे। मैं भी तो उसके प्यार में अंधी हूँ, तभी तो उसके लिए पूरा जीवन, मान प्रतिष्ठा, पति बच्चे भी सब कुछ दांव पर लगा दिए हैं मैंने। घर पहुंचकर दर्शना सिर दर्द का बहाना बनाकर सो गई। आज घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, उनसे भी उसने खास बातचीत नहीं की। दीवार की तरफ मुँह किए भी भविष्य की चिंताओं में उलझी रही। बहू मेहमानों से कह रही थी, चाची जी, इस घर की गाड़ी का इंजन तो हमारी मम्मी जी हैं। आदिवासी जैसे उज्जर परिवार को शिक्षित सुसंस्कृत बनाया और आज पूरी बिरादरी में ससुर जी की इज्जत भी तो इनके ही दम से है। हाँ, ठीक कहती है बहू रानी। दर्शना के इन गुणों की वजह से ही तो वो घर बाहर सभी में पूजी जाती है, और दिल भी तो कितना उदार है इसका। दर्शना सुन रही थी। निश्वासों के साथ उसके आंसू जारी थे। उसे याद आया कि 2 वर्ष पहले गांव से वो सरपंच चुनी गई थी, और वो भी
आसपास के 13 गांवों ने उसे बिना इलेक्शन के ही अपना सरपंच स्वीकार किया था, मगर उसने ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि शहर में रहने के कारण मैं गांव के प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकूंगी। समय भी कैसे कैसे रूप बदलता है। आज अपनी गुणवत्ता पर खुद ही प्रश्न चिन्ह लगाने को तैयार हो चुकी हूँ। उसके मन में आया, स्त्री का आधार उसका पति होता है। मैं उनके सामने वास्तविकता बता दूं, इससे शशि को भी मैं सबक सिखा सकती हूँ। विराट हृदय के स्वामी मुझे क्षमा कर देंगे और सब कुछ अपने स्तर पर निपटा लेंगे। एक बार तो यह कल्पना बड़ी सुखद मालूम दी, मगर दूसरे ही क्षण उसने विचार किया, अगर उन्होंने मुझे क्षमा नहीं किया तो क्या होगा? पति की नज़रों से गिरकर कैसे जी सकूंगी भला? बच्चे स्कूल से आ चुके थे। सभी मिलकर कैरम खेल रहे थे और कोई दिन होता तो दर्शना भी जा बैठती उनके बीच, किंतु अब वो पहले वाली सरस दर्शना कहाँ थी। उदासीन भाव से उनको देखती हुई ऊपर कमरे में चली गई। शून्य हृदय से अपने गहने कपड़े व्यवस्थित करने लगी। सबका एक पैकेट बनाकर उसने पैक कर दिया। फिर वह पैकेट बाहर के गेट के पास बने एक आले में रखा। रद्दी फटे पुराने गत्तों अखबारों से उसे ढक दिया। उसके बाद उसने कमरा बंद करके प्रभु से प्रार्थना की कि जो कुछ वो आज करने जा रही है उसके लिए प्रभु उसे क्षमा कर दें, क्योंकि शशि का जीवन बचाने के लिए इसके अलावा कोई विकल्प उसके पास शेष नहीं है। इस परिवार के व्यक्ति उसके ना होने पर दुखी तो होंगे, पर कोई मरेगा तो नहीं। जबकि उन सबका बचाव करने जाएगी तो शशि आत्महत्या कर लेगा और खुद मरने से पहले कईयों को मार देगा। उस स्थिति में जीवन भर पछतावे की आग में जलेगी। शशि उसके साथ अपने संबंधों का प्रचार भी तो करेगा, जिससे शेष जीवन अपमानित होकर ढोना पड़ेगा। न विशाल यार मिला न खुदा आया वाली अवस्था से तो यही बेहतर है कि वो शशि के कहने पर ही चले। नीलू उसके पास आते आजकल डरती थी। दर्शना ने उसे बुलाया और अपने कलेजे से लिपटाकर रो पड़ी। बहू ने ये देखा तो द्रवित होने लगी। बोली, आप जल्दी ठीक हो जाओगी मम्मी, इतनी चिंता क्यों करती हो? बहू, मैं ना रहूँ ना तो तुम सबका ध्यान रखना। दर्शना का गला भारी हो गया, आगे बोल नहीं पाई। बहू भी रोने लगी थी। कुछ देर बाद दर्शना घर से निकली, डॉक्टर के यहाँ जाने का कहकर। जाते समय गैलरी में से उसने वह पैकेट ले लिया। उस दिन शुक्रवार था। मोह ममत्व और सारे संबंधों को तिलांजलि देकर चली थी या नए मोह पाश बांधने चली थी, इसका उत्तर नहीं था उसके पास। शशि घर पर अकेला ही था। उसके ताऊजी तो गांव में ही रहते थे खेती की देखभाल के लिए। दर्शना के पहुंचते ही शशि ने दिल खोल कर उसका स्वागत किया और बताया, दर्शना ने, कि किसी से बताकर नहीं आई हूँ मैं, मेरी हिम्मत ही नहीं थी इतनी। अगर अब भी शशि तुम मान जाओ तो मैं लौट जाऊँगी। मगर शशि क्या बोला? शशि का कथन था, कदम आगे बढ़ाने के बाद पीछे लौटना कायरता है, अब तो जो होगा सो देखा जाएगा। और अगली सुबह के अखबार दर्शना की गुमशुदगी के समाचारों से भरे थे। विस्फोटक स्थिति बनने से पहले ही उन दोनों ने शहर छोड़ दिया। 15 दिन तक गायब रहे। पूरे केस की तैयारी के साथ कोर्ट में उपस्थित हुए। शशि ने बड़े बड़े वकीलों से मिलकर दर्शना और उसके पति के तलाक के सशक्त कारण बना लिए थे। और कोर्ट में जब उससे पूछा गया कि क्या अपने पति के अमानवीय बर्ताव से तंग आकर स्वेच्छा से वो शशि के मकान में रह रही है, उत्तर में वो सिसक पड़ी और हतप्रभ खड़े उसके पति को वकील ने एक भोली स्त्री पर जुल्म ढाने का आरोप लगाते हुए बड़ी बुरी तरह फटकार लगाई। कुछ दिनों बाद बाकायदा तलाक हो गया और शशि ने इस बीच
दर्शना के हस्ताक्षर करा के सारे प्लॉट आदि बेच दिए थे। शारदा को ससुराल वालों सहित सभी परिचितों ने दर्शना से सहानुभूति जताई और पति के जुल्म अत्याचार चुपचाप सहन करने वाली स्त्री की आड़े वक्त में मदद करने पर शशि की भी सबने खूब सराहना की। इसके बाद सामने आया तस्वीर का दूसरा रुख। कई महीनों तक सैर सपाटे और मौज शौक में सारा धन समाप्त हो गया। अब जब तब दर्शना शशि की गालियाँ और मार भी खाने लगी। पैसा खुले हाथों से खर्च करता सो अनेक यार दोस्त आगे पीछे घूमते। सबके सामने तो छोटी सी बात को लेकर दर्शना का अपमान करता सो करता और मार पीट पूरी तरह। हर क्षण शुद्ध रहने से उसे चक्कर आने लगे, डिप्रेशन की बीमारी हो गई। एक दिन पानी भरकर लाते हुए गिर गई, बेहोश हो गई। उस समय शशि घर में नहीं था, कहीं गया हुआ था। उसके आने पर जब उसे पता लगा तो क्रोध में उफनता हुआ उसके पास आया। बिस्तर पर लेटी वो करा रही थी। आते ही जूतों और मुक्कों से उसकी मरम्मत करने लगा। साथ ही गरजता जा रहा था, नाटक दिखाती है हरामजादी, अब मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे चक्कर? पड़ोसी तुझे उठा कर लाए, मैंने टेंशन में रख रखा है तुझे, ध्यान नहीं रखता हूँ तेरा। ऐसे नखरे मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा, गुलाम नहीं हो तेरा। मेरे सामने ज़्यादा चालाकी मत चलाना वरना जूतों से खपड़ लूँगा तेरी, समझी? दांतों से खून आ गया, पूरा चेहरा सूज गया था उसका। माथे पर गुमड़े उभर आए थे। शरीर से ज़्यादा तो उसका दिल घायल था। बेहद तनाव भरा जीवन जी रही थी दर्शना। पुरानी मोटरसाइकिल बेचकर उसने नई कार खरीद ली थी। खूब ठाठ से रहता, खाने के साथ पीना भी चलता। कभी कभी तो दर्शना को ही पैक बना कर देने पड़ते। उससे भी ज़्यादा तकलीफ उसे तब होती जब शशि को खुश रखने के लिए पहले उसे अंडा और अब ज़्यादा गदा मांस भी खाना पड़ता। इस सारी कुर्बानी के बावजूद भी शशि उसको हरदम लताड़ता ही रहता। दर्शना बहुत कमज़ोर हो गई थी। वह भगवान से मौत मांगती मगर उसके लिए तो मौत भी नहीं थी। मांगने से जो मौत मिल जाती तो कौन जीता फिर इस ज़माने में। घूमने फिरने के दौरान शशि ने दर्शना का परिचय कई नए चेहरों से कराया था। उनमें से 2 औरतें तो कई बार रात को भी वहीं रह जाती। उस समय शशि उसे दरवाजे पर बैठा देता। भीतर से अस्फुट स्वर, मजाक और हाथापाई खींचातानी के आवाज़ें आती। बाहर बैठी दर्शना कुड़ती रहती मगर उसे रोक ना पाती और ना ही कुछ विरोध प्रकट कर पाती। आधी रात के बाद अश्लील आहटें और तेज हो जाती। उस समय दर्शना नारकीय यंत्रणा का स्पष्ट अनुभव करती। 3-4 बजे जब आवाज़ें आनी बंद हो जाती तब वो दबे पांव भीतर आती और चोर की तरह सो जाती। सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता तैयार करती। शशि की नज़रों में अपने लिए नौकरानी से भी नीचा स्थान रख पाती तो उसका भावुक मन कराह उठता। इसी बीच शशि के ताऊजी का स्वर्गवास हो जाने से शशि ने गांव की खेती वाली ज़मीन भी बेच डाली थी और वो रुपया भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। शारदा और डॉक्टर बाबू भी शशि से बहुत नाराज़ थे, आना जाना तक बंद था। दर्शना अत्यधिक टूट चुकी थी, तन से भी मन से भी। उसका दिल करता कहीं भाग जाऊं, रेल की पटरी पर जाकर सो जाऊं ताकि ये घिनौना जीवन खत्म हो जाए। मगर कर्म की सच्चाई को प्रत्यक्ष भोगते रहने के अतिरिक्त दर्शना और कुछ भी नहीं कर सकती थी। जिस शशि से कभी अपार अगाध सम्मान और प्यार पाया था, उसी से ऐसी प्रताड़ना पाकर दर्शना बुरी तरह आहत हो जाती थी। उसका स्वाभिमान मर चुका था। अकेले में अपनी गलतियां याद आती और ये भी विचार आता, ओह मोह कर्म की कैसी विडंबना है। अपने जीवन की हरी भरी बगिया में शशि के मोह के कारण उसने खुद ही आग लगाई और आज उसकी धोखेबाजी से चोट खाकर भी उसे छोड़ नहीं पा रही हूँ। न जाने
न जाने इसके साथ कैसे रिश्ते किन किन जन्मों से मैंने जोड़ रखे हैं, जो कोड़ में मवाद की तरह रिस रहे हैं, टीसें दे रहे हैं, मगर मगर समाप्त नहीं हो रहे हैं। एक दिन शशि होटल में किसी कुख्यात तस्कर जासूस के साथ पकड़ा गया और वो जासूस संदिग्ध हालत में डेड पाई गई। दर्शना ने वकीलों पर पानी की तरह पैसा बहाया, मगर शशि को 7 साल की जेल हुई। दर्शना आज भी शशि की प्रतीक्षा कर रही है। उसे विश्वास है कि जेल से छूटकर आएगा तो शशि सिर्फ उसका बनकर रहेगा, सिर्फ उसका। साथियों, ये कहानी